सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल की स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन खेल का जुनून और मैं हूं माविश निसार और मेरे साथ है अहमद फराज। आज का मैच एक बहुत सीनियर और एक अपकमिंग टीम के दरमियान था तो और एक बहुत बड़ा स्कोर भी था। 332 रन का स्कोर था न्यूजीलैंड की जाने से, लेकिन फराज जो फाइट हमने देखी करीब करीब यानी सिर्फ 99 रन के फर्क से शिकस्त खाई है नीदरलैंड्स ने। इट्स अ बिग डील। इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि वो टीम जो कि जिसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बड़े इवेंट के अंदर, उन्होंने भी एक बड़े स्कोर को टफ टाइम दिया है। और बड़े स्कोर की अगर बात करें माविश, हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर ज्यादातर जो मैचेस हो रहे हैं 300 प्लस जो है वो रन्स बन रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी कि बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, इसकी वजह से जो बॉलर्स हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज्यादा लगती हैं, इस वजह से जो 300 प्लस का स्कोर है। और फिर उसमें ये होता है कि जब चेज कर रहा होता है दूसरी टीम, चेज कर रही होती है इस तरह के स्कोर को, तो मैच को देखने में मजा आता है क्योंकि आफ्टर ऑल जीते कोई या फिर हारे कोई, मगर जो गेम का एक देखने का सिलसिला होता है, इसकी जो एंजॉयमेंट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहीं एक्साइटमेंट होती है ना उसमें कि ये छक्के लग रहे हैं, ये चौके लग रहे हैं, दौड़े लग रही हैं, सिंगल डबल रन या बॉल को चेस करने के लिए, सिक्सर को रोकने के लिए या चौके को रोकने के लिए जो फील्डर्स उसके पीछे भाग रहे होते हैं। ये तो बॉलर्स बेचारों ने भी फराज आज गिला किया कि चूंकि बाउंड्रीज छोटी है तो उससे उनको बहुत ज्यादा हिसाब किताब से जरा बॉलिंग करनी पड़ती है। तो वैसे ये चीज बैटर्स के फेवर में जाती है। बॉडी से अच्छा, बैटर्स तो जाहिर है दोनों साइड पर होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा आज के मैच के हवाले से भी बात करें तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि बहुत जो है न्यूजीलैंड बहुत अच्छा एक टारगेट अगर दे चुका है 300 प्लस का, 323 का जो टारगेट दिया गया था, 332 या 32, तो उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जवाब में इनको शायद 200 के अंदर अंदर या फिर इससे भी कम और बहुत इजीली जो है शिकस्त दे देगा न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए भी और ख़ास तौर पर हम देखेंगे तमाम तर वो टीम्स वो जो एक बहुत बड़े बड़े बुत बने हुए थे कि कोई टीम जो है वो इस पोजीशन पर है, चाहे वो इंडिया की बात करें, T20 में पाकिस्तान को बहुत ही फेवरेट कहा जाता था, वो अब काफ़ी हद तक डगमगा चुकी है सिचुएशन। ODI में इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम था, रैंकिंग इतनी तेजी से चेंज हुई है, तमाम टीमों की जो एक मुस्तकिल कारकर्दगी थी ना वो अब वैसी नजर नहीं आ रही, चीजें तब्दील हो रही हैं। तो आज के मैच में दोनों टीम्स की क्या कारकर्दगी रही, किस टीम के बॉलर्स ने क्या कमाल दिखाया और किसके बैटर्स ने क्या कमाल दिखाया, इस पे एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर फर्दर बात करते हैं। तो जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की आज के मैच के हवाले से, और इस रिपोर्ट पर, इस मैच पर बात करने के लिए और पाकिस्तान का कल जो मैच है उस पर बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ देर में अहमद कुरैशी हमें ज्वाइन करेंगे और शेरदिल खान हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए। साजिद भाई से पहले बात कर लेते हैं फराज, बल्कि आप बात कर लें, आपके दोस्त हैं वो। साजिद भाई हमारे बहुत पुराने साथी, बहुत पुराने दोस्त, हमने बहुत कुछ सीखा है साजिद भाई से। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फराज, यकीनी तौर पर हमने आपके साथ काम किया। जिस एकेडमी में मेट्रो न्यूज़ एकेडमी है वो हमारी एकेडमी है और यहाँ पर हम ज़रूर आमिर मसूद शेख साहब को क्रेडिट देंगे, हमारे बॉस, हमारे बड़े भाई। उन्होंने हमें बहुत कुछ प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमने कुछ सीखा, अभी भी हम सीख रहे हैं। और अल्लाह ताला साजिद भाई ज़रा अब आज के मैच के हवाले से थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूजीलैंड नीदरलैंड बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टाकरा देखने को मिला। एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद नीदरलैंड बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं दे पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा खेले। गो के एक बड़ा मार्जिन है 99 रन्स का, लेकिन फिर भी नीदरलैंड अच्छा खेली है, छोटी बाउंड्रीज हैं, रन्स अच्छे बन रहे हैं। आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे और फिर कल को ज़रा डिस्कस करते हैं कि कल पाकिस्तान और श्रीलंका जो के मद्दे मुकाबला आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया फराज और मैरिश। यकीनी तौर पर जिस तरह की हम बात कर रहे थे बहुत हाई स्कोरिंग नज़र आ रहे थे, मगर इस पिच को देखते हुए, टॉस को देखते, जो पिच के बिहेव है, जो हैदराबाद की बात की जाए, बहुत ही उस तरह की नहीं थी जैसे लोगों की तवक्को ये थी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया था, 400 रन लगेंगे, वो 400 रन बनाने के लिए पिच ने साथ नहीं दिया और उतने ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पर नहीं। हॉलैंड की टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने भी यकीनी तौर पर हॉलैंड, न्यूजीलैंड, यकीनी तौर पर उनके खिलाड़ी सब एक दूसरे के साथ खेलते रहे। मगर ये यकीनी तो मैच जो उनके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का मैचेशन का जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की, 5 विकेटें हासिल की। तो ये यकीनी तौर पर जिस तरह के हम तवक्को रख रहे थे, टीम गेम तो नजर आया, टीम जेल होके नजर आई, मगर हॉलैंड ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, बहुत से लोग ये तवक्को का रुख पाकिस्तान की तरफ कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 280 रन बना दिए, पाड़ों का रुख, बॉलों का सारा रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया था,
देखिए क्रिकेट एक गेम ग्राउंड में खेली जाती है, जिस तरह की क्रिकेट खेली गई है ये क्रिकेट खेली जाएगी, उससे ज्यादा तवक्को ना रखें। पिच जो यकीनी तौर पर ब्रेक है और यहाँ पर बॉल इतना आसानी से बैट पे नहीं आता, और जिस तरह की बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओपनर पावर प्ले बैटिंग पावर प्ले ने न्यूजीलैंड 60 रन का जो आगाज किया था ये बहुत बुनियाद थी। मेरे क्रिकेट एक्सपीरियंस ये बताता है बॉल स्पिन भी हो रहा था, थोड़ा स्लो टर्न हो रहा था, उस पर न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने कमांड हासिल किया, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है ये। बहुत ही न्यूजीलैंड अगर के अलावा कोई और टीम होती तो मैं समझता हूँ हॉलैंड उनको पकड़ लेती, मगर यहाँ पर न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की, एक अच्छा स्कोर बोर्ड लगाया। मगर हॉलैंड की टीम इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं थी और न्यूजीलैंड की वर्ल्ड क्लास की टीम है, एक्सपीरियंस जीत गया, नॉन एक्सपीरियंस जो है वो मैच नहीं जीता, मगर उन्होंने लेकिन उन्होंने मुकाबला पूरा किया है, उन्होंने टफ टाइम दिया, उन्होंने मैदान खाली नहीं छोड़ा साजिद साहब, और जम के खेले हैं वो। 99 रन का मार्जिन, बेशक एक बड़ा ये गैप है, लेकिन नेदरलैंड्स जैसी जो टीम है फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत की। शेरदिल खान हमारे साथ है। शेरदिल, कल सेम स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होने जा रहा है, तो क्या हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइन से 300 प्लस अराउंड 400 का स्कोर एक्सपेक्ट करें? महविश, फराज, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ये मैच जो होगा ये दोनों टीमों के जो स्पिनर्स हैं उनका मैच होगा, और मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है श्रीलंका को, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बैटिंग सेकंड करना हैदराबाद और ओवरऑल इंडिया की जो विकेट्स हैं उस पर आसान नजर आ रहा है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का प्लान यही होगा कि पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट करे श्रीलंका को कम से कम रन्स पर, और फिर उसके बाद उसको चेस करे। और ये आज जिस तरह हमने विकेट को देखा है ये थोड़ी डिफरेंट विकेट आज खेली, जिस तरह साजिद साहब भी कह रहे थे कि स्लो टर्न हो रहा है। 5 विकेटें हासिल की सेंटनर ने, 1 विकेट हासिल की रचिन रविंद्रा ने, तो स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और श्रीलंका के स्पिनर्स भी थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ उनके स्पिनर्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जो उनके पास एग्जिस्टिंग टीम में बॉलर्स हैं वो जैसे वेल आगे हैं, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, वो काफ़ी परेशान कर सकते हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक थ्रेट वही है। हमने देखा कि एशिया कप में भी उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को थोड़ा सा परेशान किया, तो पाकिस्तान अगर अपनी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलता है, अब हमारे पास मिडिल ऑर्डर में स्पिन खेलने वाला एक अच्छा खिलाड़ी सऊद शकील आ गया, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी पाकिस्तान के लिए कल, और पाकिस्तानी स्पिनर्स के पास मौका है फॉर्म में आने का। शादाब के पास भी साहब ऐड कीजिएगा यहाँ पर कि सलमान आगा से ये शायद ओपन करवाएंगे कल, तो ये डिसीजन सामने जो आ रहा है इसको कैसे देखते हैं? आई एम नॉट श्योर कि सलमान अली आगा अगर कल का मैच खेलते हैं, अगर मेरा आप इस पर एनालिसिस लें तो मुझे उनसे प्रैक्टिस भी कराई गई है कल की मैच को मद्देनजर रखते हुए, जरा ज्यादा प्रैक्टिस कराई गई है, जो नेट पे ज्यादा टाइम दिया गया। अल्टीमेटली प्लेइंग 11 में कौन आता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसामा मीर की एक इंक्लूजन इंपॉर्टेंट हो सकती है इस विकेट के ऊपर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि टर्न हो रही है, एक प्रॉपर स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, अगर जिस तरह मिच सेंटनर ब्रेक हासिल कर रहे थे विकेट से, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को एक एडिड बेनिफिट होगा अगर हम एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएंगे। हम अगर मैं इस पे कॉन्ट्रेरी कहूंगा कि सलमान अली आगा अच्छे बैटर हैं, अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन हम एक प्रॉपर स्पिनर कल के मैच में खिलाना होगा। सही। अहमद हमारे साथ हैं, अहमद से बात करते हैं। अहमद, जैसे कि आपने शेरदिल की सारी सजेशंस भी सुनी हैं और जिस तरह के बात हो रही है कि हो सकता है कि कल ओपनर जो है वो चेंज किया जाए और उन्हें आज प्रैक्टिस भी ज़्यादा करवाई गई, और जिस तरह से कि आज कुछ बॉलर्स को भी हमने मैच में ये व्यूज़ देते हुए देखा कि चूँकि बाउंड्रीज छोटी हैं तो इसलिए बॉलर्स को भी बहुत केयरफुली बॉल करना पड़ी है, लेकिन ये चीज़ बैटर्स के फेवर में जाती है कि उन्हें इतनी जो है ना वो फोर्स नहीं लगानी पड़ती हिट करने पर। तो आप क्या समझते हैं कि कल का पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है वो दोनों टीमों में से किसके हक में जाएगा, और फिर कैटेगोरिकली बॉलर्स के लिए ज्यादा फेवरेबल होगी ये ग्राउंड या बैटर्स के लिए? देखिए, जहां तक बात है दोनों टीमों के कंपैरिजन की, तो मेरे ख्याल में जिस तरीके ने श्रीलंका ने क्रिकेट खेली है खासतौर पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो आउटस्टैंडिंग थी उनकी बैटिंग की। अगर मैं बात करूं तो क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो दुनिया की टॉप बॉलिंग्स में से कंसीडर की जाती है, उनके खिलाफ रन्स बनाना इतना आसान नहीं होता। बॉलिंग में श्रीलंका की कमियां हैं कुछ, क्योंकि कल भी बात हुई थी कि
3 से 4 उनके मेन बॉलर्स ऐसे हैं जो इंजर्ड होके वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। सो ये कहीं ना कहीं जो वीकनेसेस हैं श्रीलंकन टीम की वो उनकी बॉलिंग में ज़रूर है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहाँ स्ट्रगल करती है वो स्पिन डिपार्टमेंट है। स्पिन डिपार्टमेंट में क्योंकि देखें शुरू के ओवर्स में अगर पहले 10 ओवर्स में बॉल नया है और आपको अगर विकेट नहीं मिल रही आपके फास्ट बॉलर्स को, तो फिर आपके लिए एक बड़ा कड़ा इम्तिहान आ जाता है कि आपके मिडिल ओवर्स में कौन आके रन्स भी रोकेगा और साथ साथ विकेट्स भी लेगा, क्योंकि मिडिल के ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वनडे में। T20 में जितनी इंपॉर्टेंस पावर प्ले की होती है उतना ही वनडे में मिडिल के ओवर्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कल किस कॉम्बिनेशन से जाते हैं। मेरे ख्याल में तो शादाब खान या मोहम्मद नवाज में से किसी एक को ड्रॉप करके उसामा मीर को खिलाना चाहिए, क्योंकि उसामा मीर ने हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वार्म अप मैच में भी अर्ली ऑन आके विकेट्स ली जब बाकी बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे थे। और जो आगा सलमान की बात हुई है कि वो ओपनिंग करेंगे, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस तरह के ख्यालात इनके अच्छा ये कंफर्म नहीं है अहमद, ये कंफर्म नहीं है अभी तक, ये सजेशन है और उसके लिए जैसा कि अभी हमने कहा कि उनको स्पेशली आज प्रैक्टिस भी कराई गई है, लेकिन हतमी तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता कि सलमान जो ओपन करेंगे या नहीं। देखिए जो मैंने सुना है टू बी ऑनेस्ट वो रिजवान का सुना है कि शायद रिजवान को ओपन कराया जाए और उसके बाद फखर को नीचे खिलाया जाए। कल भी बात हो रही थी और यही एक बात चल रही थी कि फखर इम्पैक्ट प्लेयर तो है लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है और फखर को अब मुझे नहीं पता कि हमें कितना और मजीद इंतजार करना पड़ेगा फखर की एक बड़ी इनिंग्स। अच्छा अहमद इसमें प्लीज ऐड कीजिएगा इसी चीज में, ओपनिंग की जब बात हो रही है तो क्या वजह आपको लगता है कि पिछले काफी सारे मैचेस में से चंद एक को छोड़कर हमारे जो ऊपर के बल्लेबाज हैं, ओपनर्स जो हैं या शुरू के जो 3 से 4 बल्लेबाज हैं, वो उस तरह की कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहे हैं जिस तरह की उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, या फिर जिस तरह का वो ट्रेडमार्क सेट कर चुके हैं अपना खुद अपनी परफॉर्मेंसेस से? देखिए जहां तक इमाम की बात है ना, तो इमाम पे समटाइम्स इस वजह से भी प्रेशर आ जाता है क्योंकि फखर जल्दी आउट हो जाते हैं। जब देखिए आपका एक ओपनिंग बैट्समैन आउट होता है ना, तो ना सिर्फ आने वाले पे प्रेशर होता है बल्कि उसके साथ जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता है उस पे भी प्रेशर होता है। सो इस वजह से बाबर आजम पे भी प्रेशर आता है और इमाम पे भी आता है। अब्दुल्ला शफीक जब थे टीम में तो हमने देखा कि श्रीलंका के अगेंस्ट जब वो मैच में फ्रॉम नोवेयर आए, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं बाबर आजम के ऊपर से प्रेशर हटा, इसी वजह से बाबर आजम भी खुल के खेल सके और उन्होंने 50+ स्कोर किया है। तो मेरे ख्याल में फखर को थोड़ा सा अगर वो खेलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा। कल भी यही बात हुई थी और ऑलमोस्ट जब भी फखर की बात होती है यही बात होती है कि फखर को अपनी टेक्निक के ऊपर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। जैसे उनकी बैक लिफ्ट बहुत ज़्यादा ऊपर होती है जिसकी वजह से जो आगे का बॉल होता है वो खेलने में स्ट्रगल करते हैं, या वो बोल्ड हो जाते हैं या वो LBW आउट हो जाते हैं जब तक उनका बैक नीचे आता है। फिर फुट वर्क भी उनका बिल्कुल नहीं है, वो एक जगह स्टक होके खड़े होते हैं। ये रिसेंट पास में हमने देखा है कि वजूहात हैं कुछ जिसकी वजह से फखर जमान उस तरह से कामयाब नहीं हुए अपनी बैटिंग को लेके। लेकिन अब फखर पे मेरे ख्याल में डू एंड डाई सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम कहीं ना कहीं बैटिंग में फखर जमान के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि फखर वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर बोर्ड पे 350 रन भी हैं तो वो इजीली विक्ट्री की तरफ लेके जा सकते हैं। साजिद भाई से बात करते हैं। साजिद साहब, अब कल जो मैच है बड़ा अहम मैच है, एक तो हमारा अपना पाकिस्तान का मैच, दूसरा वर्ल्ड कप के मैचेस में एक अहम मैच है, बड़ी टीम के साथ है। श्रीलंका जो है वो अपनी स्पिन बॉलिंग के लिए दे आर फेमस फॉर के वो अपने स्पिन अटैक के साथ आते हैं। इस हवाले से पता है फिर बात करते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, रिपोर्ट से पहले मैंने साजिद साहब से एक क्वेश्चन किया था कि जो श्रीलंकन टीम है साजिद साहब दे आर फेमस फॉर देयर स्पिन अटैक, तो कल के मैच में स्पिन अटैक जो है वो सक्सेसफुल रहेगा या फिर पाकिस्तान को भी स्पिनर्स की तरफ ज़्यादातर जाना चाहिए या फास्ट बॉलिंग अटैक सपोर्टिव रहेगा कल? देखिए टर्निंग विकेट है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी दिन से यह मैचेस हो रहे हैं, जब पिच पे पानी डलता है तो पिच पानी छोड़ता है और ग्राउंड मैन को टाइम नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान जो मेरे अपने जराए बताते हैं 2-3 मैच खेल चुका है प्रैक्टिस, अगर मैच की बात की जाए, और जो 6 तारीख को मैच खेलेगी और 10 तारीख को जो पिच नंबर 2 पे जो खेला जाएगा, जो मेरे अपने जराए बताते हैं उस पर स्पिन ट्रैक होगा। और जिस तरह के खुलदिल शाह ने भी बात की और पहले प्रोग्राम
में भी मैंने ये बात वादे तौर पे बात की थी, पाकिस्तान को 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर से जाना चाहिए और यहाँ पर उसामा को खिलाना चाहिए। उसके बाद राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ फ्लाइट भी है, ब्रेक भी है, दुगली भी है और निप भी है। तो ये नवाज के साथ बात करें, शदाब की बात करें, उसामा खेल सकता है। मगर मेरे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो मेरी अपनी मालूमात है एक चेंज करेगा, जो अपनी बहुत से बहुत, क्योंकि 2 साबिक कप्तान जो पाकिस्तान के ग्रेट कप्तान गुजरे हैं, जिनका मैं चलो लोग नाम नहीं लेते, मैं नाम भी लेता हूँ, मिसबाह-उल हक, आमिर सोहेल की ख्वाहिश है और जो बहुत ही पावरफुल है, एक तो कमेटी में और एक बहुत ही चेयरमैन के करीब है, उनकी ख्वाहिश यही है अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जाए, डंके की चोट पे खिलाया जाए। और मैं ये समझता हो सकता तो एक ही चेंज होगी, वो अब्दुल्ला शफीक के शक्ल में होगी। मगर पाकिस्तान मैनेजमेंट ये चाहती है रिजवान से ओपन कराकर और फकर को नीचे खिला दें। जिस तरह आप उसकी बात कर रहे हैं, आगा की बात कर रहे हैं, देखें कि अलील करीम की टीम तो नहीं है ना, मुल्तान सुल्तान के ऑनर की पाकिस्तान की टीम है। आगा को काफी अरसे से आप खिला रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। इसी तरह हम सऊद शकील के लिए कहते रहे मैन ऑफ द क्राइसिस कल बन के सामने आएगा, डंके की चोट पर उसकी जो फॉर्म को देखते हुए, जो उसका दिल बहुत बड़ा जिस तरह वो खेल रहे हैं, तो कल वाज़ेह फर्क पाकिस्तान की टीम में सऊद शकील इस पेज पे 100 रन बना देगा। और दूसरी चीज ये आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताने की जरूरत है, आपको इफ्तिखार से नई गेंद कराना चाहिए दायरे में। पिच जो है वो बॉलर के लिए साजगार है और इफ्तिखार जिस तरह की बॉल करते हैं थोड़ा बॉल फंस के आता है और सऊद शकील भी प्लस स्पिनर हैं, तो ये तमाम चीजें मैनेजमेंट के पास मौजूद है। मगर शुक्रिया अदा करूंगा इंजमाम अल-हक साहब का, जो वापस वतन वापस आ रहे हैं, वो गए, उन्होंने सऊद शकील को खिलाया, क्योंकि मिक्की जो हेड कोच है वो खिलाने के फेवर में नहीं थे। ये तमाम चीजों को बुला के पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इन तमाम चीजों को अच्छा, लेकिन साजिद भाई एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि वर्ल्ड कप वो इवेंट है जिसकी पूरा साल तैयारी की जाती है। ये जो तब्दीलियां सजेस्ट की जा रही हैं या फिर जिनको गौर किया जा रहा है जिनके ऊपर, ये सारी चीजें तो पहले करके उसके बाद पूरी तैयार टीम को मैदान में उतारना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि पहला मैच जो कि बहुत किसी बड़ी टीम के साथ नहीं था, उसमें भी काफी ज्यादा रेजिस्ट करने के बाद पाकिस्तान इस मैच को जीत पाया है। तो जो तैयारियां हैं, क्या उसमें कुछ खामियां भी नजर आ रही है? इस पर हम बात करें, लेकिन एक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, खेल का जुनून में आपको वेलकम करते हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। साजिद खान साहब से बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि जो खामियां पाकिस्तानी टीम या किसी भी क्रिकेट टीम में हैं या होती हैं, या उनकी तैयारी, उन्हें कवर अप करना, कि सब वर्ल्ड कप से पहले किया जाता है और सारा साल इसकी तैयारी की जाती है। साजिद साहब, बल्कि एशिया कप जो वर्ल्ड कप से चंद एक दिन पहले हुआ, ये ना सिर्फ के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत मददगार था, इसका मकसद ये था कि वर्ल्ड कप से पहले तमाम टीमें जो बिल्कुल एग्जैक्टली ये समझे कि एक वो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप के लिए। तो जो खामियां थी, क्या एशिया कप का स्पैन ऑफ टाइम काफी नहीं था उन पे काबू पाने के लिए, ताकि वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल फिट होकर सारी टीमें सामने आती, खासकर हमारी अपनी टीम? शहरी अफराज यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, बाबर है, उनको बैकअप तैयार करना चाहिए था। बैकअप आपने तैयार नहीं किया। हसन 1.5 साल बाद टीम में आते हैं, फ़हीम अशरफ को 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आप टीम में सेलेक्ट करते हैं, धानी को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, टीम में उनकी उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। मगर आपका सिस्टम मुझे ये बताइए, चेयरमैन जो है क्रिकेट बोर्ड वो चला रहे हैं, उनके बेटा चला रहे हैं, पहले तो ये मुझे बताइए क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है। यकीनी तौर पर क्रिकेट में लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है। आपने बैकअप तैयार नहीं किया। एशिया कप में आपकी बेहतर कारकर्दगी हो सकती थी। आप नसीम अनफिट हो गया, शाहीन की बात करूं, उस तरह की कारकर्दगी शाहीन नहीं दिखा रहे जिसको दिखाना चाहिए थी। हम शाहीन, नसीम, हारिस से डिपेंड करते। वर्ल्ड के सारे जितने भी एनालिस्ट ये बात कर रहे थे, पाकिस्तान वर्ल्ड की फेवरेट टीम है, बेस्ट टीम है, बेस्ट फास्ट बॉलर है। जब आपके फास्ट बॉलर अनफिट हो जाए और फास्ट बॉलर अनफिट कैरी करती है जाए, फिर आप लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात करें, 18 मैच खेले हैं फकर ने, उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई। इमाम की उस तरह की कारकर्दगी नहीं है, बाबर की उस तरह की कारकर्दगी नहीं है, सिवाय एक मुल्तान में उसे 170 रन बनाए। बाबर फॉर ऑफ लीडिंग कप्तान, लड़के खेले, अपने ऊपर लेके खेले। रिजवान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर बात ये होती है, अब हम सारी चीजों को बुला के कल के मैच में किस प्लानिंग के तहत जाते हैं। सैंपल प्लान है, आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपकी टीम जीत जाएगी, डंके की चोट पे पाकिस्तान मैच जीतेगी। मगर प्ले करना है, प्ले
प्ले करने का मकसद है बॉलिंग। अगर टॉस जीतते हैं, अगर आप बैटिंग करते थे, बैटिंग पावर प्ले में आपको 60-65 रन बनाने बगैर विकेटों के नुकसान हो। पहली पार्टनरशिप अगर आपकी लगती है, आप फकर को खिलाएं, इमाम को खिलाएं, जिसको भी आप खिलाएं, क्योंकि उनकी माइंडसेट में हो चुका है। साजिद साहब, सारी ये प्लानिंग की बात है। अगर प्लानिंग आपकी अच्छी चल जाती है तो उसके नताइज भी सामने आते हैं। अच्छा, यही सवाल मैं शेरदिल साहब से पूछना चाहूंगा। शेरदिल साहब, पाकिस्तान एक बड़ी शानदार किस्म की टीम है और वर्ल्ड की जो टॉप टीम्स हैं उनमें इसका शुमार होता है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बड़ा जोर लगाने के बाद देखा गया कि पाकिस्तान जीता? ऐसी टीम के सामने, जिसके सामने बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार था। और वही बात के जिन प्लेयर्स के साथ जो तवक्कुआत हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हम उनकी देख चुके हैं, अब वो रिपीट क्यों नहीं हो पा रही हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है। पाकिस्तान ने इस टीम के साथ नंबर 1 पोजीशन हासिल की है ओडीआई रैंक, ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं वो है हमारे ओपनिंग स्टैंड को लेकर। T20 में हमें प्रॉब्लम नहीं है, बाबर रिजवान बहुत अच्छा स्टांस जो है वो बाकी टीम के लिए छोड़ते हैं। जहां तक बात है ओडीआई में, तो फखर और इमाम आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। अगर ये इन दोनों में से कोई एक भी अच्छा अपनी फॉर्म में आ जाए, खासतौर पर फखर की हम बात करते हैं जो एक मैच विनर है, अगर वो फॉर्म में आ जाए तो पाकिस्तान के बहुत से प्रॉब्लम्स डाउन दी ऑर्डर बेहतर हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर अब स्कोर करना शुरू हो गया है। हमें, जिस तरह साजिद साहब ने कहा, कि पावर प्ले में पहले 10 ओवरों में एक अच्छा स्टैंड देना है बाकी टीम को कि एक पाकिस्तान 300 क्रॉस कर सके। तो एक चीज तो हमें ये इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के बैटर्स जो है वो बुरे नहीं हैं, सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म है। जहां तक बात है अब्दुल्ला को खिलाने की, हम पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर अब्दुल्ला को और इमाम को खिलाते हैं तो दोनों एक जैसे खिलाड़ी हो जाएंगे, और वो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 ओवरों में 60-70 पावर प्ले में होगा, वो नहीं होगा। हमें फखर के साथ ही जाना चाहिए। हमें उसको कॉन्फिडेंस बाबर दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अभी इस मैच में भी हम उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको खिलाएं, ताकि वो पाकिस्तान को एक अच्छा स्टैंड प्रोवाइड कर सके। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना होगा श्रीलंका को। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला है, श्रीलंका कैपेबल है। कुशाल मेंडिस, कुशाल परेरा, ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी दिन किसी भी टीम को जो है वो ढेर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कल पाकिस्तान के मैच से पहले शेरदिल, बांग्लादेश और इंग्लैंड का भी मैच है, तो अहमद से इस पे बात कर लेते हैं। इन दोनों टीमों से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं? क्या लगता है आपको, या क्या आप फोकस करेंगे कि कौन जीत सकता है, कौन विनर होगा कल के मैच का? मेरे ख्याल में तो इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इंग्लैंड जो न्यूजीलैंड वाली भड़ास है वो कल बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं बेचारे उन पे निकालेगा। लेकिन बांग्लादेश को भी आप इजी नहीं ले सकते, क्योंकि बेचारे नहीं कह सकते। अब अभी की जो लास्ट उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ देखी हैं हमने, तो बेचारे तो हम अब नहीं कह सकते उनको। जी, मैं उसी पे आ रहा था कि अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने सीरीज हराई अपने घर में, तो आई थिंक कि इस तरह की जो कुछ परफॉर्मेंसेस हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। और एक खास तौर पे इन कंडीशंस की अगर बात करें तो इंग्लैंड के प्लेयर्स से ज्यादा बांग्लादेश के प्लेयर्स जो है इन कंडीशन के यूज हुए हैं, और इस तरह कुछ भी हो सकता है। देखें, बांग्लादेश को ये एज हासिल है कि वो अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट जीत के जा रही है, जिसको हम छोटी टीम कंसीडर नहीं कर सकते मॉडर्न क्रिकेट में, क्योंकि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पर जो स्पिनिंग कंडीशंस हैं उनके वो काफी ज्यादा माहिर माने जाते हैं, और उस तरह की टीम को अगर हरा के आ रही है तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह से हार के आ रही है, तो आई थिंक उसका भी कहीं ना कहीं मोरल डाउन होगा। लेकिन इंग्लैंड की जो अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उनका टीम कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है बांग्लादेश से। उनके पास सारे जो है वो पावर हिटर्स हैं बैटिंग में, अगर हम शुरू से लेके टेल एंडर्स तक बात करें। और जो एक मेन एज हासिल है ना इंग्लैंड को बांग्लादेश पे, वो ये कि इंग्लैंड के जो आखिरी के नंबर के यानी बॉलर्स हैं या टेल एंडर्स हैं, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक कि इस हवाले से लगा लेते हैं। अहमद, छोटी बाउंड्री है अगर, तो ऐसे में अगर पावर हिटर या फिर एक बेहतर हिटर हो तो बाउंड्रीज तो बना लेगा, यानी कि स्कोर कल भी 300 प्लस या फिर 350 तक जाता हुआ तो दिखाई देगा एक्सपेक्टेडली। जी डेफिनेटली, और इतना स्कोर होना भी चाहिए, क्योंकि
अगर आप देखें जिस तरह से क्रिकेट खेली जा रही है इस वर्ल्ड कप में, या पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि वनडे भी अब T20 के जो है तर्ज पे खेला जाता है, तो इतना स्कोर होना चाहिए, बाउंड्रीज भी छोटी हैं। लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा ना कि दरमियान के ओवर्स में जब थोड़ा सा बॉल पुराना होता है, जब स्पिनर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की पिचेस पे हिट लगाना ज़्यादा आसान नहीं होता, या बॉल सही बल्ले पे नहीं आ रहा होता, तो वहाँ पे आपने गैप्स निकालने होते हैं, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक की तरफ जाना होता है। लेकिन क्योंकि बाउंड्रीज छोटी हैं तो हमें डेफिनेटली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, इंडिया में ये हो रहा है वर्ल्ड कप, और जिस तरह से कि इंडिया ने अभी तक वर्ल्ड कप के साथ सलूक किया है, आई मस्ट से कि वो बात ही इस बार दिखाई नहीं दे रही। फ्रांस के वर्ल्ड कप जैसे ग्रैंड इवेंट हो रहा है, इंडिया ने कोई उसे बॉदर ही नहीं किया, ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से क्रिकेट फैंस के साथ, शायकीन ने क्रिकेट के साथ सलूक, और खासकर पाकिस्तानियों के साथ जो ज़ैनब अब्बास के साथ हुआ है कि एक पुरानी उनकी आकर उन पे केस करा दिया गया है और झूठे केस में इंदराज कर दिया है, और फाइनली कि आज ज़ैनब इंडिया छोड़कर वो दुबई चली गई है। दिस इज रिडिकुलस, और ये इंतहाई अफसोस की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया ने वर्ल्ड कप का तो इनेकाद करा लिया अपने ग्राउंड पर, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा इंडिया नहीं कर सका है हमेशा की तरह से। मसला ये जी कि ज़ैनब ने 8 साल पहले एक ट्वीट किया था जिस पर तो ये हाल है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसमें आपको पता चलेगा कि हुआ क्या असल में। तो ये मामला हुआ ज़ैनब के साथ। हमारे नुमाइंदे एजाज़ वसीम बाकरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी ज़रा इस मामले को पहले डिस्कस कर लेते हैं। एजाज़, बड़ी अफसोस की बात है, वैसे तो ज़ाहिर है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। आपके मुल्क में एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपका सारा फोकस उस इवेंट की बेहतरी के लिए, उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि थोड़ा बहुत इवेंट के ऊपर फोकस है, बाकी ये प्रोपेगेंडास के ऊपर फोकस है भारत का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ज़ैनब अब्बास के हवाले से जो कहानी है ये पिछले 4 दिन से चल रही है। एक दिल्ली के एक रिहायशी हैं वकील जिंदाल साहब, और वो मुसलसल ट्वीट्स कर रहे थे, और मुसलसल वो ज़ैनब अब्बास की पुरानी ट्वीट्स जो हैं उनके स्क्रीनशॉट लगा रहे थे, और उन्होंने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दिल्ली के साइबर क्राइम में एक दरख्वास्त दी थी। और जब वो दरख्वास्त दी थी तो वो पहले 2 दिन तक तो उस दरख्वास्त के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। बाद में इनसाइड ये स्टोरी आई है कि इतना प्रेशर बढ़ता जा रहा था ज़ैनब अब्बास के ऊपर कि ज़ैनब अब्बास जिस ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही थी वो भी उसकी मदद नहीं कर सके। इंडियन गवर्नमेंट भी उसके अंदर, उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए, और फिर बैक ऑफ द माइंड ज़ैनब को वो राहत फतेह अली खान और वो जो बाकी पाकिस्तानी फनकारों के साथ आज से 6-7 साल पहले हुआ था वहाँ पे, कि उनको भारत छोड़ना पड़ा, और पिछले कुछ 6 साल हो गए हैं पाकिस्तान का कोई सिंगर, कोई एक्टर इंडिया जाके काम नहीं कर रहा है इसी तरह के रवैये की वजह से। तो फिर ज़ैनब जो अपने सेफ्टी को देखते हुए वो उन्होंने भारत से रुखसी ली, और वो भारत छोड़ के वो चली गई हैं। और ICC ने भी बेबसी का इसके ऊपर इजहार किया है कि वो जाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर गई हैं, लेकिन पूरी भारत के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है, क्योंकि वो जो उनकी ट्वीट्स हैं ज़ैनब का, हालांकि ज़ैनब का जो इस वक्त जो ट्विटर हैंडल है उससे वो नाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़ैनब पहले एक ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करती थी जब वो प्रोफेशनल मीडिया के अंदर नहीं थी। मेरे सामने ज़ैनब ने अपना करियर 2015 के PSL से स्टार्ट किया, उससे पहले वो दुनिया न्यूज़ पे काम करती थी, और उनका करियर से भी, प्रोफेशनल लाइफ से पहले कि वो कुछ इस तरह की ट्वीट्स थी जो कि अकाउंट भी अभी तक ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि वो ज़ैनब का ही पुराना हैंडल है, क्योंकि ज़ैनब से मंसूब किया गया है। लेकिन आप ये देखें एजाज के ज़ैनब से मंसूब किया गया, ये कंफर्म किया या नहीं कि वो उनका अकाउंट है। आप ये देखें कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, एक खातून को कैसे हरास किया गया है, और कहने को वर्ल्ड कप का इनेकाद कराया जा रहा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जा रहा है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि आपने 8 साल पुरानी वल्लाह आलम किसकी ट्वीट्स हैं आपने उठा के उनके नाम के साथ जोड़ दी। ज़ैनब का एक मुकाम है अब स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, और ये सलूक किया गया उन्हें बुलाने के बावजूद। वैसे तो आप खुद सोचें कि आपका भी अभी तक वीजा नहीं आया है, पाकिस्तान से जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके वीजे जारी नहीं किए गए, जो क्रिकेट फैंस जाके मैच देखना चाहते हैं उनके वीजों को कोई पता नहीं, लेकिन अगर कोई एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खातून गई थी तो उनके साथ ये सलूक किया गया। देखिए माविश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने आज सेक्रेटरी खारजा के साथ मुलाकात की है। ज़का अशरफ का मेरा ख्याल है कि यही मकसद था कि पाकिस्तानी फैंस को और पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं
उनको वीजे ना दे के भारत उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो कि एक होस्ट नेशन का मुआहदा होता है तमाम मेंबर बोर्ड के साथ। और कल पाकिस्तान के वजीर आजम अनवर काकड़ साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पाकिस्तान ये इवेंट करा रहा होता तो हम न सिर्फ इंडियन मीडिया को वीजे देते बल्कि इंडियन फैंस को भी वीजे देते। इससे हट के मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड कप में और क्या कुछ हो रहा है। आपने ये सारी सिचुएशन देख ली, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थ्रेट्स के हवाले से खबरें आई हैं। आज पाकिस्तान ने ऑफिशियली, हुकूमत पाकिस्तान ने कंसर्न शो किए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया मैच की सिक्योरिटी को देखा जाए। और मैं इसके पीछे एक और आपको अहम बात बता रहा हूं कि हमें आज ये मालूम हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो वीजे हैं वो सैटरडे के बाद जारी कर सकती है। सैटरडे को इंडिया पाकिस्तान जब मैच हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि वो अहमदाबाद में वो सिक्योरिटी शायद देने की पोजीशन में नहीं है या उनको ये अदराक है किसी तौर पे कि पाकिस्तानी यहाँ पर आए। पाकिस्तान अगर जीता तो इंडियन ने सेलिब्रेशन करके पाकिस्तानियों को बाहर निकलने का स्टेडियम से रास्ता नहीं देना, और अगर इंडिया हार जाता है तो तब भी पाकिस्तानियों तो कोई दंगा फसाद हो सकता है। बिल्कुल, तो ये तो अलल ऐलान इस चीज़ का एतराफ़ एक तरह से किया जा रहा है एजाज के भारतीय हुकूमत जो है वो क्रिकेट का इवेंट अपने मुल्क में नहीं करवा सकती, वो चीज़ों को नहीं संभाल सकती। पहले ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी जाती है, उससे पहले मैचेस की तारीखें तब्दील कर दी जाती हैं। तो यानी ये तो अलल ऐलान बता रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं इसको हैंडल कर पा रहे। उसके बावजूद इस तरह का इवेंट इंडिया में होना, और माजी में तारीख है इस चीज़ की जब पाकिस्तान की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं तो स्टेडियम में आग लगने के वाक़यात और इस तरह की चीज़ें, इश्तियाल अंगेज़ी, ये तो रही है माजी में इस चीज का हिस्सा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये सिक्योरिटी थ्रेट्स और पाकिस्तानियों का ना आना इससे हट के जो कि वहां पर क्रिकेट फैसिलिटीज हैं, धर्मशाला के ग्राउंड के ऊपर परसों अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान ने डाइव लगाई है और वो उनके निकलने वाली मट्टी उनके मुंह को आके पड़ी। और आज इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने उसके ऊपर इजहार तफ्तीश किया। और कल अफगानिस्तान और बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें हिमाचल प्रदेश जो कि उनका हिल स्टेशन है वहां धर्मशाला स्टेडियम में हो रहे हैं। और इंग्लैंड के प्लेयर्स ने ये डिसाइड किया है कि अगर चौका निकलेगा तो चौका जाने देंगे, लेकिन ग्राउंड पे डाइव नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे प्लेयर्स की इंजरी का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इंतजाम ऐसे हैं और उनका तमाम तरफ फोकस इस वक्त इंडियंस का यही है कि पाकिस्तानी बात क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया क्या चला रहा है, वो हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। और आईसीसी बेबस हो चुका है। बुनियादी तौर पर ये आईसीसी मेजबान है इस इवेंट का। इंडिया को तो ये टूर्नामेंट अवार्ड हुआ है, लेकिन आईसीसी भी बेबस दिखाई दे रहा है। आईसीसी तो एक्चुअली दैट इज बीसीसीआई ना एजाज, जैसे साजिद साहब हमेशा कहते हैं, वो तो बेचारे हमेशा इस पे वावेला करते हैं कि आईसीसी अब बस बीसीसीआई है, 80% तो इंडिया के वो अंडर इन्फ्लुएंस है, तो आईसीसी ऑब्वियसली पर कर भी क्या सकता है। लेकिन जो ग्राउंड्स की हालत है, जैसे आपने बताया, जैसे इंग्लैंड के कैप्टन ने इसको भी हाईलाइट किया कि खिलाड़ियों को वो अपनी टीम को सजेस्ट करेंगे कि भाई डाइव लगानी है तो बहुत एहतियात से लगानी है। साजिद साहब का टेक इस पे लेते हैं। साजिद साहब, ठीक है, सेरेमनी नहीं हुई, उन्होंने आईपीएल को ही वर्ल्ड कप समझ लिया है इंडिया ने, और वर्ल्ड कप को प्रेस्टीज शायद अब उनकी नजर में नहीं है। चलें कोई बात नहीं, उसको बहुत लिमिटेड कर दिया, बहुत स्पेसिफाई कर दिया ज़ैनब के साथ जो सलूक किया है। लेकिन ग्राउंड्स की मेंटेनेंस, ग्राउंड्स को इस काबिल होना, ये कोई लोकल लीग मैचेस या अंडर 19 अंडर 14 तो नहीं था, ये वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरी दुनिया का एक बड़ा इवेंट क्रिकेट का, तो ग्राउंड्स की ये हालत। महरिश या जिस तरह फराज, जिस तरह एजाज ने तमाम चीज़ को कवर किया, मैं इस बात को सेकंड करूंगा। हमारे मुल्क के जर्नलिस्ट, हमारे मुल्क के सफ़ीर हैं, हमारे मुल्क के सफ़ीर जो जर्नलिस्ट, उनकी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ज़ैन अब्बास पाकिस्तान की एक पहली खातून जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब वो वहाँ पर ग्राउंड पर जाके जिस पर्सनैलिटी से पिच रिपोर्ट जिस तरह काम कर रही थी, वो उनको मुँह की खानी पड़ गई, वो शर्मिंदा हो गए। और यकीनी तौर पर जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं ना मेरिट का कतर, इस तरह जर्नलिस्ट का कत्ल कर दिया जाता है। मेरिट के जर्नलिस्ट हमारे हैं, उनके साथ नाइंसाफी, वीजा नहीं देते। फिर मैं अपने तमाम उन जर्नलिस्ट से ये कहूंगा, एक पेज पे आ जाए, बाइकआउट करें, और वो वीजा दे भी तो वो नहीं जाए, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़ के हमारे जर्नलिस्ट और पाकिस्तान एक हैं। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं, देखें ये धोखा क्रिकेट हो रही है, धोखा लीग, आईपीएल तो धोखा जुटारा लेके, जितना ब्लैक को व्हाइट आईपीएल में किया जाता है, मैच फिक्सिंग खुला होती है, वहां
वहां पर आईपीएल को होता क्या, जितनी कंट्रियां हैं उनकी टीम के खिलाड़ियों को पैसे देते हैं, उनके बोर्ड को पैसे देते हैं, बेइंतहा 15-15 करोड़ के प्लेयर वो उठाते हैं। उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप स्क्रिप्ट के तहत, जिस तरह 2011 में वो स्क्रिप्ट के तहत वर्ल्ड कप जीते थे, भरपूर उन्होंने तैयारी कर ली है 2023 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। हालांकि उनकी टीम एक बेहतरीन शेप में, मगर आईसीसी को चला कौन रहा, आईसीसी को 90% पैसा कौन दे रहा, हर चीज तो उनके कंट्रोल में। साजिद भाई इसी चीज में ऐड कीजिएगा, हाल ही में एशिया कप गुजरा है, उसमें भी बहुत सारी खामियां देखने को मिली। एजाज वसीम हमें लम्हा बलम्हा वहां से भी अपडेट करते रहे, इवेंट को लेकर, वेन्यू को लेकर बड़ी तब्दीलियां करने की रिक्वेस्ट की गई बारिशों की वजह से, लेकिन नहीं की गई। उसका नतीजा क्या निकला, बहुत ही एक नाकाम किस्म का इवेंट हुआ और उसके बाद उसका जो ताज है वो भी इंडिया ने अपने सर सजा लिया। कुछ ऐसा ही अब नजर आ रहा है कि शायद वर्ल्ड कप के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कम से कम आईसीसी वर्ल्ड कप इतना मिसमैनेज किस्म का और अनऑर्गेनाइज किस्म का हमने नहीं पहले देखा। स्टार्ट में ये हाल है, आगे क्या होगा? अभी तो बड़े इंपॉर्टेंट बड़े बड़े मैचेस पड़े हैं। देखिए, फाइनल की तहकीकात तो वहां पर उनके वजीर कर रहे हैं ना, जब फाइनल में श्रीलंका की कारकर्दगी, हमने तो बहुत दिन पहले उस दिन जिससे दूसरे दिन ये बात कह दिया था 1-2-3 हो गया। और जिस तरह उन्होंने आईपीएल में खरीद लिया, जिस तरह एशिया कप उनको दिया, माली उनको इमदाद करी, तो उन्होंने वही स्थिति के तहत एशिया कप फाइनल जीत लिया था। और मैं तो नहीं कह रहा, उनको वजीर तहकीकात कर रहे हैं और उस मैच की तहकीकात हो रही है, तो मेरे जराए तो ये बता रहे हैं। और यकीनी तौर पर जिस तरह उन्होंने लिखा था एशिया कप, यकीन तो हमारी बदकिस्मती हो गई, हमारी टीम उस तरह प्ले नहीं कर सकी, हमारा उनका कोई मैच नहीं है। आज भी हम डंके की चोट पे कहने को तैयार हूं, 14 तारीख का मैच पाकिस्तान जीतेगा, 14 करोड़ अवाम की दुआ, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इंडिया कुछ भी कर ले, पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में इंशाअल्लाह ताला उनकी 132,000 तमाशों में मैच हराएगा, डंके की चोट पे हराएगा। एक दुआ भी हम करेंगे, बैक भी करेंगे, अपनी टीम को करेंगे। अच्छा साजिद भाई, इसमें भी तो खतरा है, साजिद भाई इसमें भी तो खतरा है, जो वहां पर मामलात हैं, गवर्नमेंट ने तो हाथ उठा दिए होते हैं कि जी दंगे हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो इवेंट भी कैंसिल कर देंगे शायद। अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीतता है, अच्छे मार्जिन से जीतता है, तो बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे वहां के लोग। कोई खुदा ना खास्ता कोई पुरतशद्दुद कार्रवाइयां अगर शुरू हो गई वहां पर, तो फिर वो तो कह देंगे जी हमारे तो कंट्रोल में नहीं है। इंडियन क्राउड की हमेशा से खसलत है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये वाकई हिस्ट्री है उनकी, कि वो तो ग्राउंड में बोतलें मारना शुरू कर देते हैं, वो जलाओ घिराव शुरू कर देते हैं ग्राउंड के अंदर ही, वो ये भी लिहाज नहीं करते कि स्टेडियम है। तो टेकिंग दैट प्रेशर पाकिस्तान की टीम को मैदान में उतरना है 14 को। जी बिल्कुल। फराज शहरी 99 का दौर था, वसीम अकरम की क़यादत में पाकिस्तान टीम के जी सुबह 7 बजे स्टेडियम जाती थी, शाम 7 बजे वापस आती थी। और उससे ज्यादा मुश्किलात थी जो आज के दौर में। 99 में भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो थ्रेट थी, मगर उन्होंने क्रिकेट को फोकस किया। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम एक हुई है, जैन हुई है। और फिर क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ सलूक हुआ है, अहमद, जिस तरह से जैनब के साथ सलूक हुआ, और पाकिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें वीजा ही नहीं जारी किया जा रहा, आपको नहीं लगता कि दुनिया भर के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्हें इस पे स्टैंड लेना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, इंडिया को शर्मिंदा करना चाहिए इस पर कि आप कर क्या रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो जैनब के साथ हुआ है मैं उसको बड़ा स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ। आई थिंक कि शर्म जब किसी मुआशरे में ख़त्म हो जाए और गैरत ख़त्म हो जाए, तो वो फिर इसी तरह से ख़वातीन को थ्रेट करता है और इसी तरह से ख़वातीन पे अपनी बदमाशी और अपनी जो है ना वो शेरदिली दिखाता है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई बहुत बड़ी इंडिया ने चौधराहट नहीं की, बल्कि अपनी असलियत साबित की है कि उनका किस तरह का जो ज़र्फ है कितना कम है। और उसके साथ साथ आई थिंक उन्होंने अपनी रियलिटी जो रियल फेस है वो पूरी दुनिया को दिखाया है। बिल्कुल, ये बल्कि वाकई आप सही कह रहे हैं अहमद, कि एक बहाना बन गया कि इंडिया का एक बार फिर से सियासत से हटके खेल में भी असल चेहरा दुनिया भर के सामने आ गए। इजाज, लास्ट सेकंड है, आपकी क्या टेक है बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, आप क्या समझते हो कि पूरी दुनिया के जो खेल से वाबस्ता सहाफी हैं उन्हें इस पे आवाज बुलंद करनी चाहिए? इजाज सुन पा रहे हैं? एक्रेडिटेड है तो आईसीसी और पीसीबी भी बेबस हैं इसके ऊपर। बाकी जर्नलिस्ट पूरी दुनिया के अंदर देखें, सब ने अपना इवेंट कवर करना होता है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को चाहिए कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनको आगे वहां पर थोड़ी आवाज बुलंद करनी चाहिए, ताकि आईसीसी को और पूरी दुनिया को एहसास हो
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कप्तान रिएक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया हॉल में क्यों नहीं है, या हो सकता है वो सवाल न लें। और एक और मैं आपको चीज बताऊं, आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी ने पाकिस्तानी मीडिया के नाम एक प्रेस रिलीज जारी करके जूम का लिंक दे दिया और कहा कि अगर आपको सवाल कर रहे हैं तो आप जूम पे कर लें या आप व्हाट्सएप के जरिए सवाल भिजवाएं, तो पाकिस्तानी कप्तान से पूछ सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और ये बनता नहीं है, एथिकली बनता नहीं है, स्पोर्ट्स एथिक्स के भी खिलाफ है। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट, आज की ट्रांसमिशन में आपने अपना कीमती वक्त दिया। कल एक इंतहाई अहम मैच, उसके तज्जिए तबसरे के साथ, उसकी ट्रांसमिशन के साथ कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।